नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड नितेश बैरागी आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच बिहार एसएससी 10+2 सेट नंबर 13 होने वाली है एडुटेरिया की फ्रेंड्स। और ये 60 डेज़ तक टेस्ट चलने वाला है फ्रेंड्स। और 60 डेज़ तक में आपको ऐसा फील होगा कि आपका जीके बहुत ही बेहतर हो गया और साथ ही साथ आप जीके पे कमांड कर लिए हैं। ये एडुटेरिया के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर इस टेस्ट सीरीज का कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो एक टेलीग्राम चैनल है द की ऑफ नॉलेज, आप सर्च कीजिए द की ऑफ नॉलेज, ये टेलीग्राम चैनल है। आप लोग वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके आंसर के लिए आप लोग को यूट्यूब पे आके इजीली आप देख सकते हो। और लेकिन पीडीएफ आपके पास रहेगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे और बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आपके बीच में आते रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन भी करें। चलिए फ्रेंड्स, टाइम बर्बाद बिना करते हुए आज के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला ही प्रश्न पॉलिटी से पूछ दिया गया है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको वीवीआई कर लीजिएगा। तो कौन सा वाद है, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी माने होंगे उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद में कहा गया है उच्चतम न्यायालय यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसमें से बताइए कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, धड़ आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जेवीपी समिति भी पुनर्गठन से संबंधित है और फजल अली आयोग भी पुनर्गठन से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज मन्नार समिति जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बिल्कुल नहीं है। राज मन्नार जो समिति है ये जो है केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है राज मन्नार समिति। नेक्स्ट प्रश्न, आई होप कि आप लोग का आंसर सही जा रहा होगा। आप लोग कमेंट भी कीजिए कि किसका आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ आप लोग अपना एक बेस्ट राय ज़रूर दें कि इसमें और कुछ अधिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैथ के लिए बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बीच में बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ का डिस्कशन लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। मतलब एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने की दरकार में रहेगा। इसीलिए आज से 1-2 दिन के बाद मैथ्स की भी सेट आ जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है। तो अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण किया जाता है तो वो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया जाता है अल्पसंख्यकों का निर्धारण। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा वो था 44वां संविधान संशोधन। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकती है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय तक रह सकती है किसी राज्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अधिकतम अगर पूछा जाएगा 3 वर्षों तक किसी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है
कि राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, मतलब कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह जो लेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। तो ये भी आप लोग रट जाइएगा, VVF प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको भी रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि को घोषित कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी राज्य में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? ये पूछा जा रहा है, संघ सूची का विषय नहीं है ये। तो याद रखिएगा, भारत की रक्षा ये भी संघ सूची का विषय है। रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग ये भी संघ सूची का विषय है। पुलिस ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये जो है राज्य सूची का विषय है। फिर जनगणना भी संघ सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिमेंट नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूक स्क्रैपटन। याद रखिए, ल्यूक स्क्रैपटन को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में के नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI आप लोग लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया? तो पेशवा प्रथा अगर पूछा जा रहा है तो बाजीराव द्वितीय के समय में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1786 अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये हम तो कहेंगे ये प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रहने की संभावना है। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको ये प्रश्न में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा डिफरेंस क्लास अगर पूछा जाएगा तो याद रखिए VV गिरी हो जाएगा। पूछा जाएगा क्या चीज़, डिफरेंस क्लास, तो VV गिरी। तो ऑल इंडिया डिफरेंस की बात करेगा तो याद रखिएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑल इंडिया डिफरेंस का अगर बात करेंगे तो वो होगा महात्मा गांधी। द ऑल इंडिया, द जब ये लग गया, द ऑल इंडिया डिफरेंस हो गया, तो ये याद रखिएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑल इंडिया डिफरेंस की जब बात करेंगे तो वो क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। और सत्यशोधक समाज तो सबको पता है, ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा, फिर से मेरे साथ देखिए। डिफेंस क्लास की अगर बात करें, ओनली फॉर डिफेंस क्लास, 2 गो वर्ड, तो वो VV गिरी का था। ऑल इंडिया डिफेंस मतलब 3 गो की बात करें, ऑल भी लग गया इसके साथ, तो याद रखिएगा वो कौन हो जाएगा, ऑल इंडिया वाला महात्मा गांधी। दी ऑल इंडिया डिफेंस की बात करेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जानते हैं सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी वीवीआई आप लोग लगा लीजिएगा। फिर से सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इनमें से अध्यक्ष जो थे वो थे सर टॉमस मुनरो। बिल्कुल नहीं, सर टॉमस मुनरो नहीं थे, सर टॉमस रेले था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रेले। कंफ्यूज मत होइएगा, सर टॉमस रेले था जो कि 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? क्या कह रहा है? ना लगान देंगे ना टैक्स देंगे। यह अभियान जो है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1931 वाला चलाया गया था, तब उस समय कांग्रेस कहाँ चलाया गया था? ये तो याद रखिए संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली से का शिकार बनाया था? ये भी इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति से। तो याद रखिएगा सर्जेंट ह्यूडसन जो है, इसको जो है अपने गोली का शिकार बनाया था मंगल पांडे। इसको गोली मार के वहाँ से भाग गया था, फिर उसको पकड़ के फिर फांसी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं की है। तो हर्ष की रचना कौन कौन है? प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नंदानंद है। तो ये हर्ष चरित्र जो है ये हर्ष ने नहीं लिखा। हर्ष चरित्र के लेखक वान भट्ट है। कौन है? वान भट्ट है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? वान भट्ट है। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबुतगीन है पहला तुर्की मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और ये बहुत अच्छा ही प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए। लिखा हुआ है चचनामा अली अहमद ने लिखा। पूछाएगा चचनामा किसने लिखा? अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णित क्या है? इसमें वर्णित ये है कि अरबों द्वारा सिंध का वर्णन, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन ये ट्यूटोरियल सेट करता है, इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, नोट बना के PDF बना के रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिवीजन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो दी मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन किया कब किया? तो याद रखिएगा ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार की क्या की थी? प्रकाशन की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और जिसको लग रहा है कि स्लो है तो वो दुगुना स्पीड यूट्यूब पे कर ले, समझ गया ना। लेकिन पूरा जरूर देखें, क्या पता इसी से एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो एक छोटा सा 30 मिनट का वीडियो देखने से एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आप एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आपको आ रहा है। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन का वैल्यू, एक क्वेश्चन से लाखों करोड़ों बच्चा का क्या होता है, इधर से उधर हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? सातवाहन वंश से रिलेटेड है तो सीधा याद रखिए जहाज का जो चित्र है वो यज्ञ श्री सतकर्णी के अथी पे है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, एक नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कालाहंडी पूछा जाएगा तो कालाहंडी बताइए, कालाहंडी में क्या चीज़? तो कालाहंडी में याद रखिएगा बॉक्साइड है, यहाँ पे लिखते जाते हैं, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। कालाहंडी में बॉक्साइड है। जाबर में कौन सा है? जस्ता एवं सीसा है, यो याद रखिएगा। उसके बाद कोलार तो जानते ही हैं सब कि कोलार में सोना का खदान है। KGF कौन कौन देखे हैं?
केजीएफ जो भी देखे हैं कमेंट कीजिए। उसके बाद मोसाबनी, मोसाबनी अगर पूछा जाएगा तो मोसाबनी जो है ये तांबा से रिलेटेड ऑप्शन दो, या इसको इम्पोर्टेंट वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से सुनिए, काला हंडी अगर पूछा जाएगा तो इसमें बॉक्साइड, जाबर पूछा जाएगा तो जौ से जाबर, जौ से जस्ता व सीसा, कोलार पूछा जाएगा तो सोना का खदान है, मोसाबनी पूछा जाएगा तो ये तांबा का खदान। आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो है वान हम्बोल्ट या फ्रेडरिक रेटजेल। तो याद रखिएगा ये मानव भूगोल का जन्मदाता जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सीधा याद रखिएगा, मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? पूछ रहा है कौन से सागर में तट रेखा नहीं है। तो याद रखिएगा सारगोसे सागर में जो है तट रेखा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो सीधा याद रखिएगा आप, सादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किसको किसको पता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो सर्च कीजिए। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है, पिछले के सेशन में भी बता दिए हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जो भी कमेंट कीजिएगा उसका नाम स्क्रीन पे पब्लिश किया जाएगा, इसीलिए कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है, बताइए कौन सी नदी काटती है? तो याद रखिएगा सीधा जैडे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा समझे, ये हमारा पृथ्वी है, गोल गोल पृथ्वी है हमारा, इसके बीचों बीच जो ये लाइन जा रहा है ये क्या है? भूमध्य रेखा है। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। थोड़ा सा भूमध्य रेखा से नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। अब बात करते हैं ऊपर का को कहते हैं उत्तर नॉर्थ, और निचल का कहते हैं साउथ। इसमें लगा देना है नॉर्थ, इसमें लगा देना है साउथ। तो याद रखिए ये हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा, इतना चीज़ आप लोग को पता है। और बीच में हो गया भूमध्य रेखा, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो कश्मीर घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिए झेलम नदी बहती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो कौन सा है? पनामा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? मतलब विदेशी जो वाणिज्य वाला जो उधारी होता है उसको नियमित करता है कौन? तो अपना आरबीआई करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश में लागू होता है? सेवा कर पूछा जा रहा है, तो किसकी सिफारिश में लागू किया गया था सेवा कर? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा राज्य चलैया समिति के द्वारा सेवा कर मतलब लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सीधा इन लोग को इम्पोर्टेंट मार लीजिए आप लोग स्टार पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? किस पे? मानवीय पक्ष की बात करते हैं। तो मानवीय पक्ष की जब बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ये जो मानवीय पक्ष पे सबसे पहले अपना क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, बंधुआ मजदूर, बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो याद रखिए बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है वो 1976 में पारित किया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निर्धनता पूछा जा रहा है जी।
तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो याद रखिए बढ़ती निवेश दर जो है वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, बाकी सब के सब निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। क्या क्या? अपर्याप्त संवृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, सब निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। और बढ़ती निवेश दर ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? अब बता नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा ह्रासमान लागत विधि जो है इससे जीडीपी की गणना नहीं की जाती है, बाकी सब से उत्पादन विधि के द्वारा भी, आय विधि के द्वारा भी और व्यय विधि के द्वारा भी जीडीपी की गणना की जाती है। बस किससे नहीं जाती है? ह्रासमान लागत विधि से नहीं की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। याद रखिए नगद आरक्षित अनुपात कह रहा है, इसको जब कम कर किया जाता है तो उस पर कह रहा है। तो बैंक के पास क्या हो जाएगा? बैंक के पास अधिक तरल लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। जब नगद आरक्षित जो अनुपात है वो कम कर दीजिएगा तो बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। अर्थव्यवस्था में क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा पूर्ति भी बढ़ेगी। वास्तविक निवेश दर में गिरा, बिल्कुल जो वास्तविक निवेश दर होगा उसमें गिरावट होगी। चारों का चारों ऑप्शन सही है। देखिए चारों का चारों कहाँ है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो बिहार हेराल्ड है, इस समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है द बिहार हेराल्ड का किसने प्रकाशन किया था, इसके संस्थापक कौन है? आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितनी है? तो सीधा याद रखिए 2021 के अनुसार 7.84% वन प्रतिशत है बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सीधा याद रखिएगा आयरलैंड है, करंट अफेयर से है, आयरलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे हॉलोमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? जो हॉलोमार्क होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो याद रखिएगा उसमें जो अंक की संख्या होती है वो 6 होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HUID का फुल फॉर्म हॉलोमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसमें 6 कुल अंक होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 को मनाया जाता है? याद रखिएगा ये किसका थीम है? तो याद रखिए ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न क्या लिखा हुआ, ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो वो CBI के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो याद रखिएगा 1,12,899 करोड़ रुपया जो है शिक्षा पर व्यय करने की योजना बनाया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, टाइम पत्रिका सूचकांक 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो वो अभिनेता का नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है, उसका नाम है शाहरुख खान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, किंग खान जिसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में
तारिक फ़तेह का निधन हो गया, जिसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो तारिक फ़तेह का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए तारिक फ़तेह साहब जो थे वो लेखक थे, समझ गए ना। मुस्लिम लोग बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए जो मुस्लिम लोग हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पद पे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और समाज में एक गर्व के साथ अपना सर उठा के भी चल रहे हैं भारत के अंदर। इसीलिए आप लोग वेल एजुकेटेड बनिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अच्छे पोजीशन पे भी जाइए और हमारा एजुकेशन लेवल को धीरे धीरे बढ़ाइए बहुत बेहतर ढंग से, कि कोई भी एजुकेशन के तर्क ना दे सके, कोई बकलोली ना करे। इसीलिए आप लोग सभी लोग को कहते हैं कोई भी धर्म के क्यों ना लोग हों, वो अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चा को अच्छे से शिक्षा दीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने का योजना बनाया गया है? कितना? टोटल 12 गो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है ना, तो वो हुआ नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कथकली डांस थिएटर के जो लेखक है वो है के गोपाल कृष्णन है। याद रखिएगा, कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक के गोपाल कृष्णन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? मंगलयान 2 को तो याद रखिएगा 2024 तक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंद्ला होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। एम्पियर बताइए, विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा। फिर मोल पूछा जाएगा तो पदार्थ का, रेडियन पूछा जाएगा तो समतल कोण का। तो याद रखिएगा इस सब चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? रक्त जमाव पूछा जा रहा है, तो विटामिन के तो है ही, उसके साथ साथ कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन भी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। किस रोग में तांबा उत्तक में जमा हो जाता है? तो तांबा उत्तक में जमा होता है किस रोग में? तो याद रखिएगा विल्सन रोग में जो है तांबा जो है उत्तकों में जमा हो जाता है, इसीलिए विल्सन रोग में हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहा जाता है? तो याद रखिए इंफ्रारेड तरंग को भी उष्मा तरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है वो तांबा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नींबू में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो तांबा की कमी के, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति पीरियोडिक है। याद रखिए आवधिक गति से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या लिखा। बहुत ही बेहतरीन। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? परावर्तक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है पीत रस, जो अग्नाशय रस भी कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पीत रस और अग्नाशय रस दोनों वसा को पचाने का काम करता है, अग्नाशय से भी निकलता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो केंद्र पे चले जाइए, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। सिनेप्सिस, याद है सिनेप्सिस अर्धसूत्रीय विभाजन का किस अवस्था में होता है? याद रखिए सिनेप्सिन जो होता है वो जाइगोटिंग की व्यवस्था में, जब जाइगोटिंग होता है ना, मिलता है ना जब दोनों ठो, तो वो सिनेप्सिन हो जाता है, उसको कहते हैं अर्धसूत्र विभाजन की एक अवस्था है जाइगोटिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है। तो याद रखिए सीधा डीएनए प्रिंटिंग प्रेस का जो जनक है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा एलेक जेफरीस जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक है, एलेक जेफरीस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पर्ल एस जब ये पूछा जाएगा तो याद रख लीजिएगा K2CO3 को कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, पोटासियम कार्बोनेट को कहा जाता है। K2CO3 को क्या कहा जाता है, पर्ल एस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा, इसके आयतन बढ़ेगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही है। 1 लीटर कोई पानी है उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक ले आए ना आप, तो 4 डिग्री सेल्सियस से जब ये नीचा जाइएगा 0 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो आयतन जो होगा उसका, वो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा में एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। तो याद रखिए 10 अणु होते हैं वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा का सूत्र देखिए, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और प्लस में 10 जोड़ दीजिए, प्लस में 10H2O। इतना चीज़ याद रखिएगा। पूछा जाएगा वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। याद रखिए इतना चीज़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन पे चेयर कीजिए। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ऊर्ध्वपातन है। इतना पता है ना आप लोगों को, कपूर जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ऊर्ध्वपातन है, अमोनियम क्लोराइड भी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। तो लिथियम को, सीधा रट जाइएगा, लिथियम को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्ण जनन की शक्ति, पावर ऑफ रिग्रेशन सबसे कम होता है कहाँ, किसका होता है सबसे कम। तो याद रखिए मस्तिष्क की कोशिका का जो है पूर्ण जनन की जो शक्ति होता है, पावर ऑफ रिग्रेशन सबसे कम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन की भूमिका है। तो ऑक्सीन हार्मोन की जो भूमिका है पौधों में, वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कोशिका विभाजन और बढ़ावा। तो याद रखिएगा ऑक्सीन हार्मोन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है। तो विकसित होकर जो फल बनाएगा वो एक होगा अंडाशय। याद रखिएगा अंडाशय वाला जो भाग है वो विकसित होकर फल बनाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जो है वो अंगों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 4 होते हैं उत्सर्जन तंत्र। आप लोग कमेंट कीजिए उत्सर्जन तंत्र है कौन कौन, कमेंट करके अवश्य बताइए। और साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके हिम्मत हम लोग का बढ़ाइए, और कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे लेके आएँ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है सूखा बुझा हुआ चूना और LCl HCl। सूखा बुझा हुआ चूना बताइए क्या होता है, CaCO3 होता है। तो ये सूखा हुआ बुझा हुआ चूना है, इसमें HCl मिला देते हैं, वही ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आयनिक बंधन की बात करते हैं। आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। क्या होता है आयनिक बंधन के दौरान, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बस 2 प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कार्बन का अपरूप तो हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन नहीं है कार्बन का अपरूप। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो प्रभावी प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, व्यक्तिगत प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिरोध जो है वो प्रभावी प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल।
और आज का लास्ट प्रश्न है, कार्य का कौन सा सूत्र व्यक्तिगत है? तो याद रखिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दें और प्यारा सा एक कमेंट कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। और फिर बता रहे हैं, जिस भाइयों को इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं हमको इसका नहीं देखना है, सीधा पीडीएफ से ही हमको पढ़ लेना है, तो सीधा जाके आप पीडीएफ, एक टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए क्योंकि द की ऑफ नॉलेज चैनल, आपको शुरू में ही और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ वहाँ से आप जितने नंबर का सेट है वहाँ से उस नंबर के सेट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में सेट नंबर 14 लेके। आज 13 था तो कल 14 लेके मिलते हैं, 14 वाला। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।